देखिए, मुझे लगता है आपके नजरिए में थोड़ा दोष है। हमने इस देश की 12 करोड़ बहनों को गैस का सिलेंडर दिया है, 14 करोड़ लोगों को घर में पीने का पानी दिया है, नल से जल दिया है। हमने 14 करोड़ टॉयलेट्स बनाए हैं, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त राशन प्रति माह दिया है, प्रति व्यक्ति प्रति माह दिया है। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा दिया है। हमने वादा किया था हम देश को सुरक्षित करेंगे। आज देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमने कहा था हम देश के अर्थतंत्र को पटरी पर चढ़ाएंगे। 11वें नंबर पर एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री छोड़कर गए थे, उसको हमने 5वें नंबर पर लाने का काम किया है। और तीसरी टर्म में निश्चित रूप से देश का अर्थतंत्र संसार में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनेगा। हमारे एजेंडे में राम मंदिर था, हमने वो पूरा किया है। 370 हटाना था, हमने वो पूरा किया है। यूसीसी की शुरुआत भी हमने की है। महिला रिजर्वेशन हमने समाप्त किया है, वादा हमारा समाप्त किया है। महिला रिजर्वेशन देने का काम भी पूरा किया है। और एसटी एससी ओबीसी के आरक्षण को भी हमने सुरक्षित किया है। तोड़ मरोड़ कर एजेंडे को, हमारे संकल्प पत्र को अपनी दृष्टि से देखना ठीक नहीं है। एक ही सरकार है आजादी के बाद जो 92% वादों को, संकल्पों को पूरा कर 10 साल के बाद चुनाव में जा रहे। अमित भाई, सबको करेंगे। देखिए, मैं यही कहना, एक्चुअली मुझे कहना चाहिए था, इन लोगों का माइनॉरिटी वोट बैंक की लालच इतनी बड़ी है कि सर्जिकल स्ट्राइक को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक भारत की रक्षा नीति की इतनी महत्वपूर्ण अहम घटना थी कि जिसने दुनिया के सामने अमेरिका और इजराइल के बाद भारत को तीसरा देश हमारा जुड़ा, जो अपनी सीमा और सेना के साथ अगर कोई छेड़खानी करता है तो घुस कर जवाब देने का दम रखता है। पूरे देश को सर्जिकल स्ट्राइक पर गर्व है, मगर रेवंत रेड्डी सार्वजनिक रूप से नहीं बोल सकते। आप अकेले मिले तो शायद कह देंगे। अमित शाह जी, संजय भाई, देखिए, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। एक इंटरिम बेल सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए इनको दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने केस दायर किया था कि मेरी अरेस्ट गलत है, जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। फिर प्रेयर मॉडिफाई किया कि मुझे बेल दिया जाए, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार करने के लिए 1 तारीख तक का बेल दिया गया है और 2 तारीख को उनको फिर से एजेंसियों के सामने सरेंडर करना है। और अगर अरविंद केजरीवाल इस चीज को क्लीन चिट मानते हैं तो मुझे लगता है इनकी कानून की समझ बड़ी निर्बल है। अमित भाई, मुख्यमंत्री तेलंगाना ने एक इंटरव्यू में और कल भी आपने मीट द प्रेस में कहा कि निवेश तेलंगाना में निवेश करने से रोका जा रहा है। उन्होंने टेस्ला का एग्जांपल दिया और उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव खत्म होगा तो मैं बकायदे पूरी फहरिस्त दूंगा। देखिए, ऐसा है भाई, तेलंगाना में जिस तरह का सरकार वो चला रहे हैं, मैं नहीं मानता कोई निवेश करने आएगा। अगर उनको तकलीफ है तो वो भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी को मिल सकते थे, मदद चाहिए तो, और मांगनी भी चाहिए। इसमें क्या है? हर राज्य अपने स्टेट के इन्वेस्टमेंट के लिए प्रधानमंत्री जी की मदद मांगता है। मगर यहां जिस प्रकार का रैंपड करप्शन का एटमॉस्फेयर हुआ है, कौन इन्वेस्टमेंट करेगा भाई? आप भी अगर बिजनेस में जाना चाहोगे तो 4 बार सोचो। अमित शाह जी, मेरा एक सवाल ये था कि एक तो अभी कुछ देर पहले ही जो है केसीआर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिस तरीके से तमिलनाडु में द्रविडियन सिस्टम चल रहा है और रीजनल पार्टीज को ही वोट देते हैं, वैसा ही यहाँ पर भी होना चाहिए। भाजपा जैसे पार्टी को जनता वोट ना करे। और दूसरा ये सवाल केजरीवाल जी ने जो अभी कहा कि तानाशाह कहा है प्रधानमंत्री जी को और कहा कि लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं
और ये तक कहा कि जिस तरीके से उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी नाम लेते हुए कहा कि जैसे उनकी राजनीति खत्म कर दी है, अगले 2-3 महीने में जो है योगी आदित्यनाथ जी की भी राजनीति जो है वो खत्म कर दी। चलिए, आपके अलावे ऐसी बातों को कोई नहीं मानता है। और केसीआर को मैं कहना चाहता हूं कि भाई, रीजनल पार्टी की बात आप जरूर करो, आपका अधिकार है। तेलंगाना की जनता को तय करना है। आप काउंटिंग के दिन देख लेना, भारतीय जनता पार्टी यहां 10 से ज्यादा कमल के साथ यशस्वी बनकर बाहर आएगी। भैया, मगर पहले एक बात समझ लो, उनकी बेस ये है कि मोदी जी को बदले जाएंगे। मोदी जी को बदलना ही नहीं है, मैंने स्पष्ट कर दिया। अब बैठ जाओ। अरे भाई, पहले मूल क्यों ऐसा बोले हैं कि 75 के बाद मोदी जी को बदलेंगे? वो तय हो चुका है, नहीं बदलना है। बैठ जाइए। देखिए, ऐसी अभद्र भाषा का जवाब मैं नहीं दे सकता। वन फोर्थ ऑफ दी, मगर देखिए, इस तरह से कंपैरिजन नहीं होता है। इंडिया का पर कैपिटा इनकम ये 10 साल में बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? इस तरह से कंपेयर होता है भाई। नहीं, ये कोर्ट का, जिन लोगों की भी डिमांड है वो कोर्ट के सामने गए। मेरी पार्टी के स्टैंड का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। जो कोर्ट के जजमेंट्स हैं, इसका हम पालन करेंगे। हमने राम मंदिर में भी कोर्ट्स के जजमेंट को पालन किया है। सर, नहीं, क्या बीजेडी? नहीं, कोई अलायंस नहीं। हम आमने सामने चुनाव लड़े हैं। हम ओडिशा में बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। 21 में से 16 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। अब ओडिशा में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। देखिए, बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत, 2/3 बहुमत एनडीए को 10 साल से है। अगर करना होता तो कर देते। मैंने आगे ही कहा मेरे प्रियम्बल में कि हमने बहुमत का उपयोग रिजर्वेशन को टच करने में नहीं किया है, धारा 370 हटाने में किया है, ट्रिपल तलाक समाप्त करने में किया है। मैंने कहा ना, एक सेकंड, दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर इस चुनाव में बाहर आएगी। नहीं, देखिए, हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। हमारे संविधान के अंदर ओबीसी में हर धर्म के लोगों को लेने की व्यवस्था है, परंतु इसके लिए सर्वे होता है, पिछड़ेपन का सर्वे होता है, इनकी एजुकेशन की स्थिति, इकोनॉमिक स्थिति एंड सोशल स्थिति, ये तीनों को सर्वे कर ओबीसी की लिस्ट बनती है। उसमें कोई भी मुस्लिम जाति आ सकती है, क्रिश्चियन जाति भी आ सकती है। इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी नहीं है, परंतु रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन के खिलाफ हम किसी भी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दे सकते। अब राहुल गांधी जी से आप क्या अपेक्षा कर रही हैं? चलिए,
मगर वो सत्ता में ही नहीं आने, आप चिंता मत करिए। देखिए, जो लोग अवैध रूप से देश की सीमा को क्रॉस कर कर विदाउट पासपोर्ट, विदाउट वीजा अंदर आते हैं, वो घुसपैठी है। देखिए, वो कितना भी कर दे, ये तो कांग्रेस ने, एक नेता ने ये भी कहा कि इस देश को उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बांट देना चाहिए। कांग्रेस ने एक बार तो देश का बंटवारा करा है, अभी इनका पेट नहीं भरा है, ये दूसरी बार करना चाहते हैं। मगर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है, इस देश का बंटवारा नहीं होगा। तुम लाश कर 3 बार पूछे भाई। हो गया भाई, हो गया भाई, हो गया भाई। शायद मैं जब प्रियम्बल मतलब शुरुआती जानकारी दे रहा था, तब आपका ध्यान नहीं था। चलिए भैया, धन्यवाद। अब खींच कर आप सवाल बना रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।